हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने कछवाहा वंश के बारे में आपसे बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं राठौड़ राजवंश के बारे में। राठौड़ राजवंश से रिलेटेड राजस्थान में तीन प्रमुख रियासतें हम देखते हैं। एक जोधपुर रियासत, एक बीकानेर रियासत और दूसरी किशनगढ़ रियासत। तीन रियासतों के बारे में मोस्टली हम कह सकते हैं कि राठौड़ राजवंश के शासकों ने तीन रियासतों पर अपना शासन किया। देखो, सबसे पहले यहां हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत। तो देखो, सबसे पहले तो इस मारवाड़ शब्द को समझना जरूरी है। मारवाड़, मारवाड़ का तात्पर्य है मरुवार। मारवाड़ शब्द कहां से निकल के आया? मरुवार से निकल के आया। आपको पता है, मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी में, मरुवार मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, और मरुवार होता हुआ क्या बन गया? मारवाड़ बन गया। ठीक है। जनरली मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान का कौन सा भूभाग या कौन से जिले आते हैं, तो सबसे प्रमुख थे हम जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं आम बोलचाल में। लेकिन केवल जोधपुर ही नहीं, रियासत काल में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर, इन जिलों को मुख्यतः मारवाड़ रियासत के अंतर्गत, या हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है या मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है, उनका जो शासन क्षेत्र था वो वर्तमान जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर जिलों वाले भूभाग पर रहा था। ठीक है। तो ये तो हुई मारवाड़ शब्द की बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे राठौड़ शब्द की बात। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति। देखिए, जनरली कुछ विद्वान मानते हैं कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है। जो कि दक्षिणी भारत की एक शक्तिशाली जाति थी। आप ध्यान करिए, मैंने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पढ़ा था। एक तरफ थे प्रतिहार, दूसरी तरफ थे कौन? पाल, और दक्षिणी भारत की ओर से कौन थे? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको। तो दक्षिणी भारत की क्या थी? एक शक्तिशाली जाति थी। कौन? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट से ही बिगड़कर बना क्या? राठौड़। राष्ट्रकूट से ही बिगड़कर क्या बना? राठौड़ बना। ऐसा मत है। ठीक है। एक आगे हम बात करते हैं, एक और मत है जिसकी बात करूं तो मैं यहां हमारे कुछ विद्वान हैं, मुहणोद नैन्सी। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पृथ्वीराज रासो के अनुसार राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद के वंशज। कन्नौज के शासक कौन? जयचंद के वंशज। देखिए, ध्यान करिए, जयचंद कौन है? ये वही जयचंद है जिन्होंने तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ये वही जयचंद है जिनकी पुत्री सहयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह किया था। ये वही जयचंद है जिन्हें 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में किसने? मोहम्मद गोरी ने पराजित कर इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है। तो कुछ ये इतिहासकार मानते हैं कि वे कन्नौज के शासक जयचंद के वंशज थे। इसके अलावा एक और विद्वान हुए हैं, दयाल दास ने अपने ग्रंथ
ग्रंथ का नाम था दयाल दासरी ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी माना, सूर्यवंशी बताया। और सूर्यवंशी का मतलब श्री राम के वंशज, ठीक है। चंद्रवंशी का तात्पर्य क्या होता है? श्री कृष्ण के वंशज, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो राठौड़ शब्द और उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया है। अब देखिए मैं आगे बात करता हूं राठौड़ राजवंश में सबसे पहले शासक के बारे में। सबसे पहले शासक के बारे में यहां जो जिक्र मिलता है वो शासक है राव शिहा। कौन है? राव शिहा। शासनकाल देखते हैं, वैसे जनरली शासनकाल स्टार्टिंग के शासकों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। 1240 से 1273 इसका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। इसके बारे में देखा जाए सबसे पहली बात, ये स्वयं को कन्नौज के शासक जयचंद के वंशज मानते थे, पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में 1240 ईस्वी में राठौड़ राजवंश की क्या की? राठौड़ राजवंश की स्थापना की। राठौड़ राजवंश की स्थापना की, ठीक है। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और एक लाइन और देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने या हम ये कहें यह 1273 ईस्वी में मुस्लिमों से सिंध प्रदेश के मुस्लिमों से, ऐसे कह सकते हैं, सिंध प्रदेश के मुस्लिमों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए 3-4 लाइनें हैं इसके बारे में, राव सिहा के बारे में। जनरली ये स्वयं को कन्नौज के शासक जयचंद के वंशज, तो वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ज़्यादातर विद्वान इन्हें कन्नौज के शासक जयचंद के वंशज मानते हैं। इन्होंने 1240 ईस्वी में मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की क्या की? स्थापना की। आपसे पूछा जाए राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं, तो हम कहेंगे राव शिहा कहलाते हैं। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्र के राठौड़ों का आदि पुरुष कौन कहलाता है? राव शिहा कहलाता है। संस्थापक कौन कहलाता है? राव शिहा कहलाता है, संस्थापक और आदि पुरुष, ठीक है। और यहाँ 1273 ईस्वी में सिंध प्रदेश के मुस्लिमों से सुरक्षा करते हुए अपने साम्राज्य की ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये हुए पहले शासक राव शिहा। देखो राव शिहा के बाद नेक्स्ट में अगर आपसे बात करता हूं तो अगले शासक, इस राजवंश के अगले जो शासक हैं वो है राव चूड़ा। कौन है? राव चूड़ा। तो देखो मैं नेक्स्ट बात करता हूं किसके बारे में? राव चूड़ा के बारे में। नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं राव चूड़ा। देखो राव चूड़ा जो है इनका शासनकाल जनरली 1397 से 1423 मिलता है, ठीक है। राव चूड़ा जो है
सबसे पहली बात तो इन्होंने मंडोर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। इन्होंने मंडोर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया तथा यहाँ सामंत प्रथा की शुरुआत की। सामंत प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो देखो राव चूड़ा जो है इन्होंने मंडोर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया तथा यहां सामंत प्रथा की क्या की, शुरुआत की। नेक्स्ट में बात करता हूं, इसे राठौड़ राजवंश या मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का, इसे मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मंडोर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। आपसे पूछा जाए कि भाई मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मंडोर थी। ठीक है, और मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत करने वाले जो शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं, राव चूड़ा रहे हैं। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन माना जाता है, राव चूड़ा माना जाता है। देखो राव चूड़ा ने अपनी रानी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र राव रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं राव चूड़ा जो है इन्होंने अपनी रानी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र राव रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ऐसी परिस्थिति में राव रणमल क्या हुए, नाराज हुए। ठीक है, देखो यहां एक लाइन और मैं कह सकता हूं, राव रणमल नाराज होकर अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ के शासक राणा लाखा की शरण में चला गया। क्लियर? ठीक है, तो देखो राव चूड़ा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने मंडोर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया और मंडोर में सामंत प्रथा की क्या की, शुरुआत की। इसे मारवाड़ के राठौड़ राजवंश या यह मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। इन्होंने अपनी रानी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र राव रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में राव रणमल क्या हुए, नाराज हुए और नाराज होकर के अपनी बहन हंसाबाई के साथ कहां पहुंचा, मेवाड़ के शासक राणा लाखा की शरण में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस संघर्ष में देखो हुआ क्या, अगले शासक के तौर पर हम देखते हैं किसको, अगले शासक के तौर पर देखते हैं राव रणमल को। देखो राव रणमल ने क्या किया, नेक्स्ट शासक मैं यहां बात करूं आपसे,
नेक्स्ट शासक है राव रणमल। राव रणमल शासक बने 1428 में और कब तक रहे? 1438 ईस्वी तक। ठीक है, देखो राव रणमल जो है, इन्होंने अपनी बहन, सबसे पहली बात मैं करता हूं, इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से इस शर्त पर किया, कि उनसे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। ठीक है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। मैंने इतिहास में आपको पहले मेवाड़ रियासत का इतिहास पढ़ाया था, राणा लाखा और वहाँ राव रणमल के बारे में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर रणमल जो है राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा से विवाह करना चाहते थे सैन्य सहायता के बदले, लेकिन राणा लाखा ने कहा कि मेरे से ही कर दीजिएगा। तो उस समय कंडीशन बदल दी गई कि बिल्कुल आपसे कर देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि भाई सैन्य सहायता तो आप मुझे दोगे सो दोगे, साथ में मेरी बहन हंसाबाई से उत्पन्न संतान मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप बिल्कुल मैं शादी कर सकता हूं। उस परिस्थिति में देखो कुंवर चूड़ा जो थे, राणा लाखा के जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे, उन्होंने निश्चित रूप से हंसाबाई के पुत्र हुए, इस शर्त पर विवाह हुआ और हंसाबाई के पुत्र के लिए कहा कि भाई मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य इनके लिए त्याग दूंगा, और हुआ भी ऐसा। राणा मोकल के पक्ष में कुंवर चूड़ा ने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया, इसलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं रणमल राजपुताने के एकमात्र शासक थे जिन्होंने एक छत्र दो रियासतों पर अधिकार जमाए रखा, अधिकार किया। वो कैसे? देखिए, राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात राणा मोकल शासक बने। मोकल नाम मात्र के शासक थे, मेवाड़ का संपूर्ण प्रशासन कौन संभालता था? रणमल संभालता था। तो रणमल ने देखो क्या किया, रणमल ने 1428 ईस्वी में पहले तो राणा लाखा के सहयोग से अपना मारवाड़ प्राप्त किया, और मारवाड़ प्राप्त करने के बाद देखो हम राणा लाखा की देखते हैं। राणा लाखा की मृत्यु जो है, राणा लाखा जो है उनकी मृत्यु हुई 1421 में। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ फिर शासक बने कौन? उनकी मृत्यु के पश्चात शासक बने उनके पुत्र राणा मोकल। और जब राणा मोकल शासक बने तो उस समय हम कह सकते हैं कि बड़ा संघर्ष रहा। राणा मोकल जब शासक बने थे तो राणा मोकल जो है नाबालिग थे, या बहुत ज़्यादा कोई शक्तिशाली शासक नहीं थे। उनका संपूर्ण प्रशासन जो है किसके द्वारा? राव रणमल के द्वारा संभाला गया। तो एक तरफ तो हम मेवाड़ की बात करते हैं और दूसरी तरफ किसकी? मारवाड़। तो एक साथ एक छत्र दो रियासतों को संभालने वाला है, उन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अधिकार करने वाला शासक रहा है राव रणमल। देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं राव रणमल की पत्नी कोडम देवी ने
कोडम देसर। कोडम देसर वर्तमान में बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर। की बावड़ी का निर्माण करवाया। कोडम देसर की बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, देखो जनरली कोडम देसर की बावड़ी का जो निर्माण है राव रणमल की पत्नी कोडम देवी द्वारा कराया गया। अभी मैंने कहा कि बहुत ज्यादा मेवाड़ रियासत में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ चुका था। संपूर्ण राज कार्यों को, संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। यहां तक कि मेवाड़ के प्रमुख पदों पर मारवाड़ के सरदारों और सामंतों की नियुक्ति करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। इससे मेवाड़ रियासत के जो सरदार और सामंत थे बहुत ज्यादा क्या करने लगे? राव रणमल से घृणा करने लगे। राव रणमल से ज्यादा कहीं राणा मोकल से घृणा करने लगे कि ऐसा मतलब निर्बल शासक मेवाड़ की गद्दी पर बैठा है। ठीक है, आगे चलकर 1433 ईस्वी में 1421 से 1433 तक शासक रहे कौन? 1421 से 33 तक शासक रहे थे यहाँ हमारे कौन? राणा मोकल। देखो तो राणा मोकल की 1433 ईस्वी के बाद अगर मैं बात करता हूं, यहां एक बड़ी घटना हुई, क्योंकि मोकल के बाद शासक बने राणा कुंभा। कौन बने? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने क्या किया? 1438 ईस्वी में 1438 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने राव रणमल की प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ में इसकी हत्या की। समझ में आया भाई? 1400 मैंने कहा कि मेवाड़ रियासत में इतना हस्तक्षेप बढ़ चुका था, कुंभा उसको सहन नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति में 1438 ईस्वी में राव रणमल की एक प्रेमिका थी, नाम था क्या? भारमली। क्या नाम था? इस भारमली के सहयोग से राव रणमल को जहर देकर इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हुए कौन? राव रणमल। ये राव रणमल के बारे में फिर मैं रिपीट कर देता हूं। इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि उनसे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। और यहाँ कौन उत्पन्न हुए? हंसाबाई से राणा मोकल उत्पन्न हुए और राणा मोकल को शासक बनाया गया। मोकल के पक्ष में वास्तविक उत्तराधिकारी कुंवर चूड़ा ने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्यागा, इसलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आगे मैंने कहा एकमात्र ऐसे शासक थे राजपुताना के जिन्होंने एक छत्र दो रियासतों पर शासन किया। और रणमल की पत्नी जो थी कोडम देवी, उन्होंने कोडम देसर की बावड़ी का क्या कराया? निर्माण कराया। ठीक है, जो वर्तमान बीकानेर में है। और 1438 ईस्वी में रणमल की प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ में राव रणमल की राणा कुंभा द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हत्या हुई किसकी? राव रणमल की। देखो राव रणमल के बाद फिर क्या हुआ? राव रणमल के बाद इनके पुत्र हुए राव जोधा। कौन हुए? राव जोधा। देखो जिस समय रणमल की हत्या हुई मेवाड़ में, उस समय राव जोधा भी मेवाड़ में ही मौजूद था। कहां था? जिस समय रणमल की मेवाड़ में हत्या हुई उसी समय मेवाड़ में राव जोधा मौजूद था। राव जोधा जैसे हत्या हुई तो राव जोधा अपने सामंतों और सरदारों को लेकर मेवाड़ से कहां भागा? मारवाड़ की ओर भागा। उसने सोचा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। अगले शासक के तौर पर हम देखते हैं किसको? राव जोधा को। राव जोधा 1438 से 1489। देखो राव जोधा की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली बात 1438 ईस्वी में राव रणमल की हत्या के पश्चात अपने सामंतों के साथ
सामंत सरदारों के साथ मारवाड़ की ओर भागा, या मेवाड़ से मारवाड़ आया। ठीक है, देखो उधर इधर शासक है राणा कुंभा शासक बन चुके हैं, इधर कौन है, राव जोधा शासक बन चुके हैं। देखिए बड़ी समस्या थी। मैं यहां हंसाबाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करता हूं आपसे। देखो हंसाबाई, हंसाबाई के भाई कौन थे, राव रणमल थे, राव रणमल, और इनके पुत्र हुए राव जोधा। और हंसाबाई के पुत्र कौन हुए, हंसाबाई का विवाह किनसे हुआ, राणा लाखा से हुआ। और राणा लाखा से कौन उत्पन्न हुए, राणा मोकल उत्पन्न हुए, राणा मोकल। और राणा मोकल के पुत्र यहां कौन थे, राणा कुंभा। तो दोनों देखिए हम कह सकते हैं कुंभा हंसाबाई की दादी जी थी। क्या थी, हंसाबाई की दादी जी थी। और राव जोधा की क्या थी, बुआ जी थी। ठीक है भाई, तो दोनों नए नए शासक थे, युवा शासक थे। हंसाबाई ने सोचा कि बहुत जल्दी इनके मत। और दूसरी ओर देखो एक और बात, मैंने कहा कि राव रणमल ने एक छत्र शासन किया मेवाड़ और मारवाड़ पर। तो एक तरफ था मारवाड़ और दूसरी तरफ क्या था, मेवाड़। दोनों रियासतों के मध्य कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। दोनों रियासतों के मध्य क्या थी, कोई स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इधर राणा मोकल थे, इधर रणमल थे। रणमल ही सारा प्रशासन मारवाड़ मेवाड़ दोनों को संभाल रहा था, तो सीमा की जरूरत ही नहीं थी। अब हंसाबाई ने सोचा कि भाई अगर इन दोनों रियासतों के मध्य सीमा का निर्धारण नहीं हुआ तो बहुत जल्दी राव जोधा राणा कुंभा के मध्य संघर्ष क्या है, सुनिश्चित है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हंसाबाई ने यहां आगे चलकर दोनों शासकों के मध्य एक संधि कराई। तो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता से, हंसाबाई की मध्यस्थता से राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य एक संधि मैंने पहले पढ़ाई थी आपको, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि हुई। आप राणा कुंभा जब मैंने पढ़ाया था उस समय भी इस आवल बावल की संधि का जिक्र किया था। देखो इस संधि के तहत क्या हुआ, इस संधि के तहत सबसे पहली बात तो मेवाड़ मारवाड़ रियासतों की सीमाएं निर्धारित की गई, सीमाएं निर्धारित की गई। ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु किसको चुना गया, सोजत पाली। ठीक है, सोजत पाली इसका क्या चुना गया, केंद्र बिंदु चुना गया। मेवाड़ मारवाड़ की रियासतों के मध्य सीमा को निर्धारण किया गया, केंद्र बिंदु किसको मान लिया गया, सोजत पाली को मान लिया गया, पहली बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दूसरी शर्त, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र किससे, रायमल से किया। ठीक है, और श्रृंगार देवी जो है इन्होंने ही चित्तौड़गढ़ में
घोसुंडी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी? घोसुंडी की बावड़ी कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने करवाया। ठीक है, तो देखो दोनों बातें हुई। लड़ाई जो थी मारवाड़ मेवाड़ रियासतों के मध्य केंद्र बिंदु निर्धारित हो गया था, और बचा कुचा जो मनमुटाव था, क्योंकि राव जोधा के पिता की हत्या राणा कुंभा ने की थी। ठीक है, बाकी इन्होंने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह करके ये जो दुश्मनी थी, ये जो घृणा थी, ये शत्रुता जो थी, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दी? समाप्त कर दी। ठीक है, देखो आगे चलकर मैं बात करता हूं 1459 ईस्वी में राव जोधा ने लोक देवता हड़बूजी तथा लोक देवी करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर नगर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया। अब तक राजधानी क्या थी? मंडोर थी। ठीक है, और अब राजधानी क्या बन गई? अब राजधानी जोधपुर नगर बन गया। ठीक है, तो जोधपुर नगर के संस्थापक कौन थे? राव जोधा थे, जिन्होंने 1459 ईस्वी में लोक देवता हड़बूजी और लोक देवी करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर नगर की स्थापना कर इसे अपनी क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं एक लाइन और। 1459 ईस्वी में ही राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या कराया? निर्माण करवाया। तो एक और नई बात हम कह सकते हैं कि 1459 ईस्वी में राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या कराया? निर्माण कराया। तो ओवरऑल देखिए राव जोधा के बारे में पुनः मैं डिटेल से चर्चा करता हूं। 1438 ईस्वी में इनके पिता की हत्या कर दी गई मेवाड़ में। इनकी हत्या करने के पश्चात ही ये अपने सरदार और सामंतों के साथ भागा। कहाँ भागा? मारवाड़ की ओर भागा। मेवाड़ से मारवाड़ की ओर आया कि भाई अब मेवाड़ में रहना ठीक नहीं है। 1453 ईस्वी में देखो 1438 से 1453 तक लगातार इन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि राणा कुंभा की सेना जो है उसने राव जोधा का क्या किया था? पीछा किया था। ऐसी परिस्थिति में राव जोधा जो है अपने मंडोर को छोड़कर इधर उधर भागता रहा। ठीक है, बीकानेर क्षेत्र की ओर चला गया था। आगे चलकर 1453 ईस्वी में 15 वर्ष पश्चात, देखो 38 से 53, 15 वर्ष पश्चात हंसाबाई की मध्यस्थता से राणा कुंभा राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई। इस संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ, जिसका केंद्र बिंदु सोजत को माना गया, और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। ठीक है, और ये शत्रुता जो थी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई? समाप्त हो गई। श्रृंगार देवी जो है उन्होंने चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया। ठीक है, घोसुंडा बांध भी है चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने लोक देवता हड़बूजी और लोक देवी करणी माता के आशीर्वाद से क्या किया? जोधपुर नगर की स्थापना की, और जोधपुर नगर की स्थापना कर इसे क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। और 1459 ईस्वी में ही राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये हुए कौन? राव जोधा। उसके बाद देखिए एक इंडेक्स में खींचता हूं यहां, राव जोधा के बाद कौन कौन सी घटनाएं या कौन कौन से शासकों ने शासन किया, उनके बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए नेक्स्ट
यहां राव जोधा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देखता हूं राव जोधा के पुत्रों के बारे में बात करता हूं आपसे। राव सातल देव, राव सूजा, राव दूदा और राव बीका, ठीक है। राव बीका जो है ये बीकानेर रियासत के संस्थापक, राव दूदा जो हैं इन्होंने मेड़ता वाले भूभाग पर शासन किया, मतलब नागौर वाले भूभाग पर। राव सातल देव, राव जोधा के बाद राव सातल देव शासक बने 1489 से 1492, ठीक है। उसके बाद राव सूजा शासक बने 1492 से 1515, ठीक है। राव सूजा के बाद राव गंगाजी, ठीक है। इनका शासनकाल था 1515 से 1531, ठीक है। उसके बाद राव गंगाजी के बाद फिर शासक बने राव मालदेव, ठीक है। इनका शासनकाल 1531 से 1562, ठीक है। राव मालदेव के बाद इनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था राव चंद्रसेन, ठीक है, और दूसरे पुत्र का नाम था मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। 1562 से लेकर के 1581 तक शासक रहे कौन? राव चंद्रसेन। और 1585 में शासक बने, 85 से 1593, 1585 से 1613 तक शासक रहे कौन? मोटा राजा उदय सिंह। आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों की बात हम अलग से, बीकानेर और मेड़ता अलग से हम बात करेंगे। हमें तो क्या चाहिए? राव जोधा के बाद राव सातल देव। तो नेक्स्ट अगले शासक जो हैं वो कौन है? राव सातल देव हैं, राव सातल देव। देखो राव सातल देव जो है शासनकाल 1489 से 1492, ठीक है। इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हम पढ़ते हैं। वो घटना कौन सी है? एक युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता है कोषाणा का युद्ध। कोषाणा का युद्ध। कोषाणा का युद्ध कब हुआ? 1492 ईस्वी में हुआ। कोषाणा कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। क्लियर? देखो ये जो युद्ध है किससे हुआ और क्यों हुआ, एक बार मैं लिख देता हूं। इस युद्ध में इन्होंने अजमेर के सूबेदार मल्लू खां, अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति मीर घुड़ेल को पराजित किया। मीर घुड़ेल को पराजित किया, ठीक है। देखो हुआ कि ऐसा माना गया कि मारवाड़ की कुछ महिलाओं का मीर घुड़ेल के द्वारा क्या कर लिया गया? अपहरण कर लिया गया। मारवाड़ की अपहरणित महिलाओं को छुड़ाने के लिए ये संघर्ष, अगर आपसे पूछा जाए तो संघर्ष का कारण मैं यहां लिख देता हूं। संघर्ष का कारण मारवाड़ की अपहरणित महिलाएं,
अपहरणित महिलाओं को मुक्त कराने हेतु ठीक है। देखो इतना भयानक संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में मीर घुड़ेल ने इस संघर्ष में राव सातल देव ने मीर घुड़ेल को तीरों से क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया, और तीरों से छिद्रित करके उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। माना गया कि संघर्ष में राव सातल देव भी बहुत भयानक रूप से क्या हुए, घायल हुए, और कुछ समय पश्चात उनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस घटना के उपलक्ष्य में मारवाड़ में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको हम बोलते हैं शीतलाष्टमी, को घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर। इस घटना के उपलक्ष्य में मारवाड़ में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी को क्या मनाया जाता है, घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत मीर घुड़ेल की पुत्री गिंदोली देवी द्वारा की गई। ठीक है। तो घुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत मीर घुड़ेल की पुत्री गिंदोली देवी के प्रयासों से हुई। और हम कह सकते हैं इस महोत्सव के अंतर्गत महिलाएं अपने सिर पर छिद्रित मटका रखती हैं, उसमें दीपक जलाती हैं, घुड़ला लोकगीत गाती हैं, घुड़ला नृत्य करती हैं, और नृत्य करती हुई नज़दीकी तालाब में छिद्रित मटके को क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है। ये महोत्सव कहलाता है घुड़ला महोत्सव। ठीक है। तो देखो हमने बात की है राव सातल देव के बारे में। राव जोधा के बाद उनके पुत्र राव सातल देव शासक बने, और राव सातल देव जो है मैंने बात की है 1489 से 1492 ईस्वी तक इनका क्या रहा है, शासन रहा है। कोषाणा का युद्ध हुआ, इस युद्ध में इन्होंने अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति मीर घुड़ेल को पराजित कर तीरों से छिद्रित करके उनकी क्या कर दी, हत्या की। इस संघर्ष का प्रमुख कारण था मारवाड़ की अपहरणित महिलाओं को मुक्त कराना। अपहरणित महिलाओं को मुक्त करा दिया गया। ठीक है। घटना के उपलक्ष्य में मारवाड़ में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी मतलब शीतलाष्टमी को घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। जिसकी शुरुआत जो है वो मीर घुड़ेल की पुत्री गिंदोली देवी द्वारा की गई। देखो राव सातल देव के बाद अगले शासक बने कौन, राव सूजा। राव सूजा का शासनकाल 1492 से 1515 रहा। कोई विशेष घटना राव सूजा के बारे में इतिहास में मेंशन नहीं है, कोई विशेष घटना इसके बारे में इतिहास में नहीं मिलती है। उसके बाद देखो राव सूजा के बाद फिर अगले शासक बने कौन, राव गंगाजी राठौड़। कौन बने, तो नेक्स्ट में बात करता हूं राव गंगाजी राठौड़। नेक्स्ट बात कर रहा हूं आपसे किसके बारे में, राव गंगाजी राठौड़ के बारे में। गंगाजी राठौड़ जो है शासनकाल 1515 से 1531। देखो इनके समय में दो तीन घटनाएं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली घटना खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 ईस्वी में हुआ। ठीक है। उस समय शासक कौन थे, राव गंगाजी राठौड़ थे। पूछा जाता है खानवा के युद्ध के समय में मारवाड़ के शासक कौन थे, गंगाजी राठौड़ थे।
खानवा के युद्ध में चूंकि समस्त राजपूताना के समस्त शासकों ने एक छत्र राणा सांगा के नेतृत्व में संघर्ष किया था, तो उस संघर्ष में मारवाड़ की ओर से शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? गंगाजी राठौड़ के पुत्र राव मालदेव। तो हम कह सकते हैं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में इन्होंने राणा सांगा का सहयोग करने हेतु अपने पुत्र राव मालदेव को भेजा। ठीक है भाई, तो खानवा के युद्ध में शासक राव गंगाजी राठौड़ थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने वाले थे राजकुमार राव मालदेव। ठीक है, उस समय शासक राव गंगाजी राठौड़ थे। पहली घटना। दूसरी घटना हम देखते हैं, एक युद्ध हुआ सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। सेवकी पड़ता है जोधपुर में। देखो 1488 ईस्वी में, इधर मैं बात करता हूं, देखो बीकानेर जो है, बीकानेर नगर की स्थापना हो गई। तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की भी शुरुआत हो चुकी थी। 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? सेवकी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव गंगाजी राठौड़ ने बीकानेर के शासक राव जैतसी के सहयोग से नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। क्लियर? नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। तो इस युद्ध में राव गंगाजी राठौड़ ने बीकानेर के शासक राव जैतसी के सहयोग से नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। क्लियर हुआ भाई? कौन सा युद्ध? सेवकी का युद्ध। आगे देखिए 1531 ईस्वी में राव गंगाजी राठौड़ की हत्या इसके पुत्र राव मालदेव द्वारा कर दी गई। ठीक है, हम कह सकते हैं 1531 ईस्वी में इनके पुत्र राव मालदेव ने ही इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके स्वयं राव मालदेव शासक बन गए। हत्या कर दी गई और राव मालदेव मारवाड़ के शासक बने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुए कौन? राव गंगाजी राठौड़। तो हम ये कह सकते हैं, देखो हमने शुरुआत की राव सिंहा से और राव जोधा, राव सातलदेव और लास्ट पढ़ चुके हैं हम राव गंगाजी राठौड़। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आपसे बात करेंगे राव मालदेव के बारे में, डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, और यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से आगे का इतिहास नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।